वी आर गोइंग टू कवर मे, ठीक है। ये लाइट से हैं और इसमें बेसिकली एक दो तो जैसे पॉश एक्ट है, मेनली फॉर मेंस पर्पस, इट कैन बी लाइक इन प्री ऑल्सो क्वेश्चन, ठीक है। देन 25 ईयर ऑफ कुटुम्बश्री, अगेन प्री भी हो सकता है और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस में तो आप इसका यूज करेंगे ही करेंगे, चाहे पूछे ना पूछे। वो गरीबी पे, मेल न्यूट्रिशन पे कहीं क्वेश्चन आ जाए, कुटुम्बश्री कर दीजिएगा। देन दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस एंड डिस्प्यूट ओवर कंट्रोल ऑफ सर्विसेज, अगेन पुराना करंट अफेयर है, दिल्ली के साथ वैसे हम क्लास में भी कवर कर चुके हैं इसको। एंड देन रिजर्वेशन लॉ इन जॉब्स, स्पेशली फॉर द हरियाणा, जहां प्राइवेट जॉब्स के अंदर लाइक हम देखते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी कहां पर है, दैट इज इन द गवर्नमेंट जॉब अंडर आर्टिकल 16। तो उसकी तो अपनी एक पॉलिसी है प्रॉपर, लेकिन हरियाणा ने लॉ इंप्लीमेंट किया था जिसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो सारी जॉब जिसमें 30,000 से कम की सैलरी है, उन सारी पोस्ट पे 75% रिजर्वेशन फॉर द लोकल्स, हरियाणा रेजिडेंट, एंड 75%। उसको लेके काफी हंगामा हुआ था। हालांकि मैं भी बता दूं, बाद में इसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था, तो ये अभी इंप्लीमेंट नहीं है। बट देन देयर इज अ डिबेट, सो दिस इज मेजरली फॉर मेंस पर्पस कि क्या इस तरह के लॉज होने चाहिए, पॉजिटिव क्या हो सकता है और फिर नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है। ऑब्वियसली अगर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको सेट असाइड किया है तो इसके नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा हैं, या फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वो प्रॉपर नहीं है। क्लियर यहां तक? ओके, लेट्स बिगिन। Prevention of sexual harassment at places of work, famously called as POSH Act 2013। ये 2023 मई में इसलिए करंट अफेयर के अंदर था क्योंकि एनीवन जी, रेसलर्स प्रोटेस्ट। ओके, सो जो हमारे लीडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है इन रेसलिंग और लाइक नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, विनेश फोगाट मैम हैं, पूनिया सर थे, तो और भी बहुत सारे प्लेयर्स ने एक प्रोटेस्ट किया, धरने प्रदर्शन पे बैठे। वो लंबे टाइम तक चला था, स्पेशली अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ब्रज भूषण शरण सिंह के खिलाफ। ये बीजेपी के लीडर भी हैं, एमपी भी हैं और इनकी थोड़ी बाहुबली छवि भी है, और ये लंबे टाइम से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन रहे। और फिर इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए गए कि मल्टीपल फीमेल प्लेयर, जिसमें यंग गर्ल्स भी थी, उनके साथ इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है लंबे टाइम तक, और इनको पोस्ट से हटाने के लिए प्रोटेस्ट था। हालांकि वो लंबा मुद्दा चलता रहा था, आपको मेरे ख्याल से पता होगा, बहुत लंबे टाइम तक उनको हटाया नहीं गया। उसके बाद हटाया गया, फिर जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का फिर से इलेक्शन किया गया चेयरपर्सन का, तो फिर उन्हीं के एक कॉन्फिडेंट बंदे को चुन लिया गया, और उनका वो फेमस स्टेटमेंट इन द मीडिया कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। सो व्हाट इज द सिनेरियो, लाइक किस तरीके से लोग ओपनली अपनी पावर को एक्सर्ट करते हैं कि हम ही लोग यहां रहने वाले हैं। लेकिन फिर इस सब के बीच में एक स्टडी सामने आती है कि जो अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, तो लगभग 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, दे डू नॉट हैव इंप्लीमेंटेड पॉश एक्ट। पॉश एक्ट के थ्रू जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बननी चाहिए, वहां पर इंप्लीमेंट ही नहीं है। क्लियर यहां तक? ओके, तो फिर बाद में कोर्ट ने भी डायरेक्शन इशू किए थे कि सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन पॉश एक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एस्टैब्लिश करेंगे। क्लियर यहां तक? अब ये सब एक्ट क्या है? सो एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा, दिस बीइंग इनेक्टेड ऑन विशाखा गाइडलाइन। विशाखा, ओके, प्लीज डू राइट। विशाखा गाइडलाइन हुआ क्या था? ये 1997 का एक केस है, आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत ग्रूसम है, जहां पर उस लेडी को पहले भी सेक्सुअली हरास किया गया, उसके बाद जब वो थाने पहुंचती हैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए, देन पुलिस पर्सोनल सेक्सुअली हरास, रादर रेप्ड। दैट वाज वेरी ग्रूसम केस। नाउ फाइनली इसी मतलब उनको जस्टिस तो मिल ही नहीं रहा था। बाद में विशाखा इज नॉट द लेडीज नेम, विशाखा इज एनजीओ जिन्होंने उनका केस फाइट किया था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को ये पता चलता है इस केस के अंदर कि यार ये तो है ही है एक केस, इसके अलावा इंडिया डजंट हैव एनी लॉ टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेसेस ऑफ वर्क। यार हमारे पास कोई कानून ही नहीं है सर।
अब जब एक तरफ आप फीमेल एजुकेशन को इतना प्रमोट कर रहे हैं और उसी के थ्रू आप ये चाहते हैं कि वर्क प्लेसेस पर ज्यादा से ज्यादा फीमेल हों, तो सर प्रोटेक्टिव लॉज तो आपको लेके आने पड़ेंगे. पहला डायरेक्शन, दैट गवर्नमेंट शुड फॉर्म लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट. और साथ ही का जब तक आप लॉज नहीं बनाएंगे तब तक हमारी गाइडलाइन फॉलो की जाएगी. और उसी गाइडलाइन के ऊपर फिर साल 2013 में जाके, उससे पहले विशाखा गाइडलाइन ही चलती रही, साल 2013 में जाके भारतीय संसद ने इनेक्ट किया पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेसेस ऑफ वर्क. क्लियर है यहां तक? तो एक बार समझ लेते हैं, फिर हम नोट कर लेंगे पूरी कहानी क्या है इसकी. जैसे इसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि जो भी इवन प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, जहां पर भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इट मींस ऑर्गेनाइज सेक्टर, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट को एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी. तो इन हाउस मैकेनिज्म है, मतलब अपनी ही मैनेजमेंट से कुछ लोगों को आप लेकर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी स्टैब्लिश करेंगे. 4 लोग होंगे इसके अंदर, इसमें से हाफ विल बी विमेन, और एक इंडिपेंडेंट मेंबर होना चाहिए. वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट है. आप प्रेफर करेंगे किसी एक्टिविस्ट को या किसी एनजीओ से पर्सन लेंगे जो खासकर एक्सपर्टीज रखता है इसी तरह के केसेस के अंदर, कि वो सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए कोई लंबा काम कर चुके हैं. सो आई रिपीट, 10 से ज्यादा कहीं पर भी एम्प्लॉयड हैं, एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी स्टैब्लिश कीजिए, कम से कम 4 मेंबर होंगे, हाफ विमेन होंगी और एक इंडिपेंडेंट मेंबर होगा. अब कोई भी महिला जिसको सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ा है एट प्लेस ऑफ वर्क, वो इनके पास अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती है. अच्छा, इसमें एक और एंगल ये है कि सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, एट प्लेस ऑफ वर्क हम क्या कह रहे हैं, हमें महिलाओं को सुरक्षित करना है फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेस ऑफ वर्क. सो इट इज नॉट अबाउट एम्प्लॉयज ओनली. एम्प्लॉयज को तो प्रोटेक्शन मिलेगी. मान लीजिए कोई क्लाइंट है, मैं कहना चाहता हूं वो एम्प्लॉय नहीं है, वो क्लाइंट के तौर पर आई थी और उनको सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ गया, तो वो भी इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के आगे अपनी शिकायत रख सकती हैं. फिर ये उस शिकायत की जांच करेंगे. क्या एक्शन ले सकते हैं? प्राइमरली 2 एक्शन है इनके पास. पहला, ये उसी एस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे कि कंसर्न पर्सन या अक्यूज के खिलाफ आप डिपार्टमेंटल कार्रवाई कीजिए. और दूसरा, in aggravating circumstance they can direct to the nearest police station to take action. I repeat, 2 एक्शन हो सकते हैं. एक, खुद अथॉरिटी को सजेस्ट करें कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कहीं ज्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंस है या फिर ग्रेव मैटर है तो फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को भी ये सिफारिश कर सकते हैं कि इस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो इनकी शिकायत पे एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी. क्लियर है यहां तक? तो जो मेन रेमेडी है पॉश एक्ट के थ्रू वो ये है. क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे टाइम लिमिट. टाइम लिमिट क्या है? दैट जो भी शिकायत दर्ज की जाएगी, जो सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट हुआ है, उसके विद इन 3 मंथ की जाएगी. तो इसको टाइम बाउंड कर दिया गया. अनलिमिटेड नहीं है कि आप उठ के कहें सर 5 साल पहले मेरे साथ ये एक्ट हुआ था. ये टाइम डिबार्ड है, तो उसको काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि सर आपने बहुत शॉर्ट टाइम दिया. दूसरा टेक्निकल पॉइंट ये, अगर कॉन्टिन्यूअस सेक्सुअल हरासमेंट है, कई केसेस में ऐसा होता है ना कि एक बार हो गया वो खत्म नहीं हो रहा है, ऑन डेली बेसिस एवरी 3rd डे, तो फिर ये 3 मंथ काउंट किए जाएंगे लास्ट इंसिडेंट से, जो भी लास्ट इंसिडेंट हुआ है. इसमें बस एक एक्सटेंडेबल पीरियड है, अगर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इस बात से सहमत हो जाए दैट देयर वर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से विक्टिम शिकायत नहीं कर पाया, तो वो एडिशनल 3 मंथ दे सकते हैं. बट दैट्स इट. इससे पुराने केस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं लेगी. तो क्रिटिसिज्म ये है कि सर होता यह है कि जब सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं तो देयर इज अटैच्ड अ सोशल स्टिग्मा, या हमारी एक ना सोसाइटल साइकी इस तरीके की है कि हम विक्टिम को ही अक्यूज करने लग जाते हैं. आप सुनते होंगे ना इसी चीज के, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम्हारी ही कोई गलती रही होगी. वही फिर वाहियात बातें
कि अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो बाहर तो रावण बैठे ही हैं, मतलब पागल लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सो सोशल स्टिग्मा अटैच है, तो कई बार इसमें विक्टिम हेजिटेट करता है कि चलो यार आज हो गया, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा। और एक और बड़ा फिनोमेना जो सर्वेज में एस्टैब्लिश भी है कि ज्यादातर फीमेल सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट इसलिए नहीं करती हैं कि फैमिली वाले उनको जॉब से हटा लेंगे, कि जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सारा हमारा सोशल सिनेरियो है, इसमें आपने अगर इसको टाइम बाउंड कर दिया है, ये चीज ठीक नहीं है। इतना टाइम तो सोचने में ही लग जाता है कि कंप्लेंट करें या ना करें। फिर वो पीयर ग्रुप भी होता है कि यार ये तो चलता रहता है, तू फिक्र मत कर, हम समझा देंगे, वो कर देंगे, एंड ऑल दैट थिंग। तो वन रिफॉर्म दैट शुड बी, इसको टाइम बाउंड मैनर से हटाया जाए। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? ऑनलाइन ऑल क्लियर? लिखिए इसको। मेन चीज यही है दैट स्टार्ट राइटिंग इट मैंडेटेड, बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में लिखना है ताकि आप रिवाइज करें, बैक स्टोरी सब आपको याद आ जाए। चीजें किया करें हर टॉपिक के साथ ना, क्रिस्प नोट्स बनाएं, पर वो आपने अच्छे से पढ़ा हो तो कीवर्ड्स पढ़ के बैक स्टोरी सारी आपको याद आ जानी चाहिए। करें दैट every employer must constitute every employer must constitute ICC, internal complaints committee, at each office or branch, at each office or branch where 10 or more persons are employed. This is a definition of organized sector. Further, please write. The aggrieved victim can be a woman of any age, whether employed at workplace or not. तो नॉट के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए इवन क्लाइंट्स, मतलब अगर वो कोई आ रहे हैं तो। Further, please do write that sexual harassment includes. What do you mean by sexual harassment? Just for examples, it is physical contacts, physical contact or advances, demand or request for sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography, or any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct, of sexual nature. So what is the theme? That sexual harassment is broad-based. It is not physically sexual harassment. It can be even psychologically. और जो ज्यादातर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, दैट इज दिस थिंग, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, जिसको हिंदी में कहते हैं फाप्तियां कसना, आते जाते यूं ही छेड़ देना, वो भी इसके अंदर आएगा। फर्दर, प्लीज डू राइट दैट select sexual harassment circumstances. Please do write that implied or explicit promise of preferential treatment, comma, detrimental treatment, comma, threat about her present and future employment status. तो मतलब आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे देंगे, आपका कुछ बुरा कर देंगे, आपका फ्यूचर में
करियर खराब कर देंगे. Then further, inference with her work or creating intimidating or intimidating or offensive work environment. Further, humiliating treatment. So this is just the expansion of incidents of sexual harassment. Okay. ठीक. Please write internal complaints committee. It will have 4 members. Half will be women. Half will be women. And one external member, preferably from NGO. NGO. Please write time bound. The complaint must be made within 3 months. 3 months of the incident. If there is series of acts, then 3 months will be counted from last act of sexual harassment. Further, ICC can provide 3 more months to file complaint. The time limit is 3 plus 3, 6 months. 3 more months. मतलब उसमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा आईसीसी को कि देयर वर रीजनेबल ग्राउंड्स जिसकी वजह से कंप्लेंट नहीं कर पाए. क्या? That's it. चलिए, अरे हाँ, वो लिखिए फिर क्या इफेक्ट क्या हो गया. आईसीसी क्या कर सकती है? That ICC will recommend the employer to take action with the provisions in accordance with the provisions of the service rules. Second, in aggravating circumstances, it can also recommend to the nearest police station to register a case. Shit. Done. हाँ जी, मैंडेटरी है. एज पर लॉ मैंडेटरी है, लेकिन कहाँ? जहां 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड. बिल्कुल सर, 100% मैंडेटरी है, बट मैनी प्लेसेस इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड. तो हम पॉलिटी में हर बार ये पढ़ते हैं कि लॉ का होना एक बात है, लॉ का इम्प्लीमेंट होना अलग बात है. तो पॉश एक्ट तो 2013 से है, और 2023 में हमें जाके पता चल रहा है कि 30 नेशनल फेडरेशन जो स्पोर्ट्स की हैं, उन्हीं में आपने इंप्लीमेंट नहीं कर रखा. 25 years ऑफ कुटुम्बश्री. एनीवन, क्या है कुटुम्बश्री? केरल का प्रोग्राम. एनीवन, एनी आइडिया? जी हाँ जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट से जुड़ा हुआ है. एनीवन, व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट?
सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट, स्वयं सहायता समूह। ओके यार, इसमें ना यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनाया था। कैन द विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी, मैल न्यूट्रिशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन अवे बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लाइक ट्रायोलॉजी क्रिएट कर दी उन्होंने। द विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी, malnutrition and gender discrimination can be set aside by self help group movement। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए गवर्नेंस में हम कवर कर लेंगे। सो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट क्या है? वैसे तो मोहम्मद यूनिस का आइडिया था, बांग्लादेश से आया है। उन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया था बांग्लादेश के अंदर। तो ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, वो सारी साउथ एशिया में भी चल रही है। तो इंडिया में इसको जब अडेप्ट किया गया तो फिर ये प्रॉपर ग्रामीण बैंक के तौर पे नहीं किया, बट उसी आइडिया को हमने कन्वर्ट कर लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के अंदर। क्या? तो इसमें होता क्या है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अच्छा, ये फीमेल 100% हो वो कोई लाजमी नहीं है, बट जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसके 2/3 वो फीमेल स्पेसिफिक है। तो मेल भी इसका पार्ट हो सकते हैं, लेकिन मेजर फोकस इसका फीमेल के ऊपर है। तो ऐसा आप करेंगे, सिंपल समझे तो आप कहीं गांव में गए, कस्बे में गए, और आपने कुछ लेडीज का एक ग्रुप बना दिया। अब उनके पास कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनका कोई भी आर्ट है, कोई भी स्किल है, मान लीजिए, और कुछ नहीं, उनको दरिया बुनना आता है, कहीं पर कोई फुलकारी कसीदा करना होता, किसी को अचार बनाना आता है, और वेरी बेसिक से अगर आप समझे तो फिर उनको सपोर्ट किया जाएगा कि आप जो है मिलके काम शुरू कीजिए। जैसे इसका अर्लीस्ट एग्जाम्पल तो 1980s में था। सेवा एक ग्रुप है, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, लेड बाय एला भट्ट मैम। तो इन्होंने अहमदाबाद में शुरू किया था। तो होता क्या था, इस स्टोरी समझ आ जाएगा आपको। तो अहमदाबाद सिटी में बहुत सारी फीमेल आती थी जो स्ट्रीट वेंडर्स थी, जो ऐसे ना सिर पे रख के या रेडी पे सामान बेच रही हैं। अब वो क्या था, कोई कपड़े का काम कर रहे हैं, आप सेक्टर 17 गए हो कभी, तो वहां पर आपने देखा हो शोरूम्स के बाद बहुत सारी लेडीज और लोग बैठे रहते हैं। कोई अपना लकड़ी का सामान बेच रहा है, कोई कपड़े का सामान बेच रहा है, एंड सो ऑन। लेकिन अहमदाबाद में इनको जो म्युनिसिपैलिटी थी वो तंग करती थी कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। जैसे चंडीगढ़ में भी होता है, कमेटी की गाड़ी आ गई और सामान उठा के तो इनका सामान वामान जब्त कर लेते थे। तो सेवा ने पहले उनके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि भाई वो म्युनिसिपैलिटी से इनके लिए लड़ते थे। धीरे धीरे फिर कहा यार इसको थोड़ा हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जैसे लेडीज से बात की कि भाई आप क्या करते हैं कि अचार बनाते हैं, आप भी अचार, आप भी अचार, ठीक है, इंडिविजुअल बेस पे करते हैं। तो सिंपल आइडिया था कि यार आप इंडिविजुअल पे करते हो तो आपको जो आपका रॉ मटेरियल ये भी महंगा पड़ता है और आपके ज्यादा एफर्ट भी लगते हैं। विमेन कलेक्टिव्स बनाइए। तो आप एक ग्रुप बना लीजिए 8-10 लेडीज का, हम भी किसी से बात करते हैं रॉ मटेरियल वाले से, आपको थोड़ा और सब्सिडाइज रेट पे जो है मटेरियल मिल जाएगा। और कहाँ बेचते हो अपना अचार? तो बोले सर कहाँ बेचना है, यही गली गली फोका लाउंदे फिरते हैं, सामान बेच दें। बोले ठीक है करते रहिए, लेकिन हमने एक बड़े अचार व्यापारी से बात कर लिया। अब उनको अपना अचार देश के तमाम हिस्सों में भेजना, बल्कि वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं से तो अचार प्रोक्योर करना है। आई बिलीव इन नो कि बड़े से बड़े एक्सपोर्टर भी सारा कुछ खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, प्रोक्योर करते हैं। वेरका अगर दूध बेच रहा है तो वेरका खुद मज्जा नहीं रख के बैठा, पिंडा चो कलेक्ट कर देगा। तो फिर इन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया गया उनसे, आप सीधा बल्क में सामान उनको सप्लाई शुरू कीजिए, जिसको कहते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस। क्लियर? बस इसी मॉडल को फिर आप डिफरेंट ऑक्यूपेशन में ले आइए। सर आप अगरबत्ती बना रहे हैं, आप साबुन बना रहे हैं, आप कुछ कढ़ाई का काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो इसी से चल निकला फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट। कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? खुद की हेल्प के लिए। और इस आइडिया में मेन टारगेट क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, हमें बिजनेस करना है। जब ये आइडिया सरकार को पता लगा तो 1992 में एक नई चीज निकली, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम। नाबार्ड वॉज ड्रॉप इन। तो सरकार ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट देना, सबको सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है, इसको अपना लेते हैं। तो फिर बाद में क्या कर दिया गया, मेन पॉइंट, कि ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप आप अपना कुछ सेविंग कलेक्ट करके लेके आइए, उसको बैंक में जमा कराइए। पहले आपको सेविंग जरूर लेके आनी पड़ेगी, आप उसको बैंक में जमा कराइए और फिर उसको कोलेटरल रख के सरकार आपको लोन देना शुरू करेगी। क्योंकि नाबार्ड ओपन कर लिया गया है तो फिर इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेट कर देंगे।
और फिर क्या किया गया, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लगा दी। आप अपना एक सेविंग डिपॉजिट करेंगे, कोलेक्ट्रल पर आपको उसी कैपेसिटी के थ्रू लोन मिलेगा। आप 7% पे लोन उठाइए सर, टाइमली रीपे कीजिए सर, तो फिर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन 4% पर पड़ जाएगा। आई बिलीव यू नो एग्रीकल्चर लोनिंग, जो देश में सबसे सस्ता लोन है, इसी से रिलेट कर दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो साउदर्न स्टेट में मैग्निफिसेंट इसके रिजल्ट देखने को मिला। दो ग्रेटेस्ट मॉडल हैं, एक है झारखंड का झारक्राफ्ट, थोड़ा वो पढ़ लीजिएगा, और दूसरा है सबसे रिमार्केबल कुटुंबश्री, 1990s के एंड में शुरू किया गया था। सरकार की हेल्प से ऐसे ही बहुत सारे ढेरों कलेक्टिव्स बनाए गए, और उन कलेक्टिव्स को मिलाकर फिर एक कुटुंबश्री नाम की स्कीम तैयार कर दिया। और इसका खासकर फायदा यह है दैट जो पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, द रिमोटेस्ट पर्सन, द मोस्ट रिसोर्सलेस वुमेन, उनके ऊपर फोकस किया गया। ट्राइबल्स, विडोज, सेक्स वर्कर्स, डेस्टिट्यूट्स, खासकर उनके ऊपर जाकर फोकस किया, उनके कलेक्टिव्स बनाए गए। तो जिस लेडी को कभी समझा जाता था वीक एंड मीक, दैट लेडी बिकम एंटरप्रेन्योर, और साथ में फिर देश की जीडीपी में हिस्सा डालते हैं। तो विन विन सिचुएशन। क्लियर? तो कुटुंबश्री को हुए 25 साल। क्लियर? तो उसके बारे में कुछ फैक्ट नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए इसको। दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurated Silver Jubilee celebration, also released a handbook, Shuvadu. Released a handbook, Shuvadu, meaning footsteps. अच्छा, ये लिखिए, कहां का प्रोग्राम है? केरल का है। Shuvadu, footsteps. Okay. Kutumshri is a poverty eradication and women empowerment program. Kutumshri means prosperity to the family. Prosperity of the family. लिख लीजिए, एक छोटा सा 1997 में शुरू किया गया था। छोड़ दीजिए सर। Please write, Kutumshri operates at grassroots level. Grassroots level. Organizing women into neighborhood groups. Organizing women into neighborhood groups. Which then form larger community. Which then form larger community level and ward level organization. ठीक है, इतना काफी है। ये लिखिए, जानकी हॉस्टल। इट हैज एस्टैब्लिश्ड जानकी हॉस्टल। लाइक अब इन्होंने क्या करना, ये जो विमेन कलेक्टिव्स हैं, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज नॉट ओनली अबाउट लाइक कि सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने हैं। तो उस सबके प्रॉफिट मार्जिन से इनके पास अच्छा खासा कैपिटल भी है। जैसे कोविड टाइम्स में, आई जस्ट फॉरगेट द नंबर, बट एट रन इनटू करोड्स। तो इन्होंने कुछ करोड़ रुपए केरल गवर्नमेंट को दिए थे, यार कोविड टाइम्स में आप हेल्प कर लीजिए, फ्लड वगैरह के अंदर हेल्प कर देते हैं लोग। इंपॉर्टेंट लिखिए, जानकी हॉस्टल अक्रॉस द स्टेट। जानकी होटल्स, जानकी होटल्स लार्जली केरल में ऑपरेट कर रहे हैं। जानकी होटल ऑफरिंग अफोर्डेबल मील्स एट जस्ट 20 रुपीज। 20 रुपए की थाली। तमिलनाडु में किया था अम्मा कैंटीन एंड ऑल दैट थिंग। चलिए ठीक है, इतने फैक्ट काफी हैं। एक लिख लीजिए, ये लिखिए, mission has also led women members, mission has also led
women members venturing into organic farming, tourism, agribusiness, food processing, and whatnot. For example, please do cite this. Amrutham Nutrimix. अमृतम न्यूट्रीमिक्स, एक जानकी है होटल याद रखिएगा और एक अमृतम न्यूट्रीमिक्स, जस्ट टू कोट इनके टेंजिबल वर्क क्या है. इट्स अ ब्रांडेड न्यूट्रिशनल फूड मिक्स distributed for children at Anganwadis. Which had bagged Glenmark Nutrition Award 2022. Glenmark Nutrition Award 2022, which was organized in partnership with UN Food Program, an international acclamation. और इसी टॉपिक को थोड़ा और कंप्लीट या एक्सटेंशन देना है तो आप नेट से पढ़ सकते हैं. झारक्राफ्ट प्रोग्राम, दैट इज द प्रोग्राम ऑफ झारखंड गवर्नमेंट. झारक्राफ्ट या झरक्राफ्ट बोलते हैं उसको, क्राफ्ट, इसी तर्ज पे वो भी. ये प्रोग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, आपको स्क्रैच से नहीं शुरू करना पड़ रहा है. खासकर ट्राइबल, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पास बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है. अगर आप ट्राइबल्स, वैसे तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पास है, तो आप उसी ट्रेडिशनल नॉलेज बेस का, उस आर्ट का, क्राफ्ट का, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे. क्लियर? एनी डाउट? ओके. Delhi Government Ordinance and Dispute over Control of Service. So there was Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023. इतना भी वेट नहीं किया था इस बार सेंटर सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाईपास करने के लिए वो एक्ट लाते हैं. ऑर्डिनेंस के थ्रू एस्टैब्लिश कर दिया गया. अब ये हमने पॉलिटी क्लास में किया था. दिस इज अबाउट कंट्रोल ओवर सर्विसेज इन एनसीटी ऑफ दिल्ली. मतलब के एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, ये मुद्दा था. तो प्लीज थोड़ा रिमाइंड करके बताइए ये ऑर्डिनेंस क्या एस्टैब्लिश करता है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था. एनीवन याद है कुछ आपको? गुड, ठीक है. नहीं, एलजी साहब नहीं है इसमें, थोड़ा सा सीएम इज द चेयरपर्सन रादर. सर वो, हाँ आप कह रहे हैं वो सेंटर से कनेक्टेड जरूर हैं, वो सेक्रेटरी हैं, पर सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय सेंटर. एग्जैक्टली, ठीक है. हाँ जी, ठीक है. ओके. सो यू नो द बेसिक स्टोरी. नहीं वो तो मैं करूंगा ही, ये थोड़ी कि चलो दोनों पता मैं चला. ओके, ऑनलाइन एनीवन? वो तो एक्ट का है मैम, वो उससे पहले एक्ट लेके आए थे. वो लाइक दिल्ली की जो जंग चल रही थी वो बेसिकली ये है कि एक तो लॉन्ग टाइम से एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट थी कोर्ट्स के अंदर, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं. तो इक्का दुक्का केस में सुप्रीम कोर्ट से फेवरेबल जजमेंट आ जाता था तो बड़ा खुश हो जाते थे. लेकिन उसके बाद उसी को बाईपास करने के लिए पहले एक्ट में अमेंडमेंट की थी, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991. तब अमेंडमेंट के थ्रू वो बाईपास किया था. अब इन्होंने सीधा ऑर्डिनेंस, जो बाद में एक्ट में भी कर दिया गया. ओके, कम टू दिस पॉइंट. लाइक वी नो दैट दिल्ली के अंदर जो सीएम और एलजी का रिलेशन है, ये स्टेट में गवर्नर और सीएम से बहुत डिफरेंट है. और आपको शायद याद हो दैट अगर कभी भी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द सीएम एंड एलजी, then LG will send matter to president and act accordingly. लेकिन मुद्दा ये होने लगा
कि बहुत ही मैकेनिकल वे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस्तेमाल किया जाने लगा। वो नजीब जंग साहब के टाइम पे भी था, अनिल बैजाल साहब के टाइम पे भी था, और सक्सेना साहब के टाइम पे भी। तो मतलब कहने का ये कि जब भी कोई फाइल आ रही है सीएम ऑफिस से एलजी, तो एलजी साहब कह दे रहे हैं डिफरेंस ओपिनियन, और सेंटर के हिसाब से डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसी में एक मैटर ये आया जब दिल्ली सरकार ने अपने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरीज अपॉइंट करने शुरू किया, तो सीएम ने कहा यार मेरे ऑफिस में मुझे एबीसी पर्सन चाहिए एज ए सेक्रेटरी, तो उस पर भी डिफरेंस ओपिनियन, और उसके बाद अपनी पसंद के लोगों को मिनिस्ट्रीज में बिठाया जाने लगा एज ए सेक्रेटरी। तो यहां पर दिल्ली सरकार का यह कहना था कि ऐसे ऑफिसर्स को बिठाया जा रहा है जो हमें काम ही नहीं करने दे रहे हैं। लाइक मिनिस्टर की सारी फाइल प्रोसेस तो सेक्रेटरीज के थ्रू होगी, या सबमिशन ही वो तैयार करते हैं, मिनिस्टर खुद थोड़ी सबमिशन तैयार कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको लेके दिल्ली सरकार ने केस कर दिया सेंटर सरकार के ऊपर, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया इन फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार में सीनियर ऑफिशियल्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को होगा। क्लियर? जैसे ही ये जजमेंट आया शाम को ही अरविंद केजरीवाल द देन सीएम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और वही सारे रिहॉट्रिक कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और और दावा कर दिया उन्होंने, आप आने वाले 2-3 दिनों में देखेंगे बड़े लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएंगी। तो उनको पता नहीं था कि सत्य अभी और परेशान होगा क्योंकि ऊपर द सो कॉल्ड सत्य अमित शाह जी बैठे हैं। इस बार उन्होंने सेशन की वेट नहीं की और फिर ऑर्डिनेंस लाया गया, और ऑर्डिनेंस जब इंप्लीमेंट किया तो बाद में पीसी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए हम ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। नाउ व्हाट इज द कमिटी, बस इतना लिख लीजिए, सारी कहानी तो हो गई है। प्लीज डू राइट दैट अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, बाकी तो पॉलिटी नोट्स में आपको मिल जाएगा, देयर विल बी अ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ये क्या करेंगे? ये सारे ट्रांसफर पोस्टिंग को रेगुलेट करेंगे। प्लीज राइट कॉम्पोजिशन हेडेड बाय सीएम ऑफ दिल्ली, सीएम ऑफ दिल्ली, देन चीफ सेक्रेटरी and Principal Secretary of Home. Chief Secretary and Principal Secretary of Home. Or in case of difference opinion among these, decision will be taken through majority votes. Majority votes. This authority will recommend the transfer posting to the LG. Further, if LG differs with the recommendation, if LG differs with the recommendation, he can send the recommendation for reconsideration. तो एक बार रिकंसिडर करने के लिए भेज देंगे, इसी कमिटी के पास आएगा recommendation for reconsideration. And please write by highlighting, in case of continuous difference of opinion, in case of continuous difference of opinion, the decision of LG will be final. मतलब इस कमेटी पे भरोसा नहीं है कि एक आध सेक्रेटरी का दिमाग खराब हो जाए, तो अल्टीमेट पावर लाइज विद द एलजी। तो बेसिक गेम क्या है, फिर वो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। द क्रिटिकल एनालिसिस दैट इट बाईपासेस द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट।
and bureaucratic control lies in the hand of ultimately this committee and ultimately in the hands of LG साहब. Clear यहां तक? Any doubt? Okay. Last, just to discuss one. और ये भी मेंस के पर्सपेक्ट से ज्यादा है. Reservation laws in private jobs. So as we discussed, in हरियाणा, ये थोड़ा लिख लीजिए. कई बार ना अगर इस पर डिबेट करते हैं तो मिस्टेकन फैक्ट बोल देते हैं. इन हरियाणा, firms employing 10 or more employees. Again, it's a definition of organized sector. Firm employing 10 or more employees shall reserve 75% of jobs. 75% of jobs offering a salary less than 30,000. Less than 30,000 a month for eligible candidates of state domicile. बस इतनी इंफॉर्मेशन काम की हमारे. तो एक तो सारी जॉब्स पे नहीं लेके आए थे, 30,000 से कम वाली जॉब्स के ऊपर ही लेके आए थे. जैसे इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि सर अगर कोई मान लीजिए टेक फर्म है या कोई ऐसा है एस्टेब्लिशमेंट जहां पर किसी स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत है, अब स्टेट में अगर उतने सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले तो सरकार ने थोड़ा काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की थी. देखिए 30,000 से कम की सैलरी वाले हैं तो इसमें बहुत ज्यादा हाई स्किल्ड जॉब्स तो आएंगी नहीं, बाकी लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे. लेकिन फिर भी 30,000, अभी टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इतना ज्यादा है कि 30,000 से नीचे की भी सैलरी में आपको बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स चाहिए ही चाहिए. तभी इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ गया था यहाँ पर. क्लियर? नाउ just on a random basis, what are the positives of this and what can be negative impact? Anyone, please. मेंस के लिए प्री में तो नहीं पूछेंगे आपसे. Anyone? गुड वन. अच्छा, इसके पीछे ऐसा नहीं था कि बेवजह ये ले आए थे. CMEI की रिपोर्ट आई थी जिसमें हरियाणा वॉज टॉपिंग द चार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो वो यार लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है इनको. एक रीजन ये हो सकता है. ठीक है, ठीक है, आउटवर्ड माइग्रेशन नहीं होगा, वहीं रुक जाएंगे. ये सबसे खतरनाक है. ये तो है ही है सर, साथ में तो रहता ही रहता है. ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? ओके, लिख लीजिए सीधे पॉइंट फॉर्म के अंदर. इसमें मेंस के अंदर है तो ज्यादा नहीं. प्लीज कम दैट लाइक पॉजिटिव क्या हो सकता है? वन इज इक्वालिटी, especially boosting the weaker section of the society in the state. Weaker section of the society in the state. Second point, suitable solution for local unemployment. Next, it can boost the local economy. वहीं के लोग कमाएंगे, वहीं पे खर्च करेंगे. इट कैन बूस्ट द लोकल इकोनॉमी. ठीक है जी. कंपनीज कैन अवॉइड रीलोकेशन कॉस्ट. होता ना, आप दूसरी स्टेट से मजदूरों को मंगा रहे हैं, फिर उनकी आपको अकोमोडेशन देखनी पड़ती है, फैसिलिटीज देखनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें. अभी लेबर कोड्स आए हैं तो उसमें तो ट्रैवल अलाउंस भी है कोविड के बाद में, ये ट्रैवल अलाउंस भी आप देंगे आने जाने का. ठीक है जी. देन इट कैन enhance productivity because local employees are more familiar with
local language, culture, business environment. है यहां तक? चलिए, नेगेटिव पॉइंट क्या है, या जिसकी वजह से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको सेट असाइड किया. सो इट कम्स विद दैट इट कैन ट्रिगर एक्सॉडस ऑफ इन्वेस्टर्स. एक्सॉडस ऑफ इन्वेस्टर्स. और इसमें हरियाणा इज अ क्लासिक केस स्टडी. ये जरूर याद रख लीजिए, कहीं पर भी इस तरह का अगर कुछ वो पूछ लें, बिकॉज बहुत हो रहा है. जैसे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ओपनली तो नहीं बट सबवर्टली प्रशांत किशोर जो काफी लीड कर रहे हैं, वो भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि यार बिहारी फर्स्ट, हम इनको रोजगार देंगे. और सबवर्टली इस तरह की चीजें वो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला हक बिहार के लोगों का होगा. बाकी स्टेट्स भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र ट्रेडिशनली. क्या? तो अगर कुछ भी ऐसा पूछा जाता है तब आप एक स्टडी दे सकते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है. प्लीज डू राइट दैट इन्वेस्टमेंट फेल 30% इन हरियाणा. 30% इन्वेस्टमेंट फेल इन 2022. अब नंबर लिखना है तो आप लिख लीजिए, फ्रॉम 56,000 करोड़ टू 39,000 करोड़. मेरे ख्याल से 30% याद रह जाएगा तो भी काम चल जाएगा. एंड मोर इंपॉर्टेंटली फर्दर, that from ninth best state, from ninth best state in terms of new investment projects, Haryana fell to 13th rank. और ये ठीक 2021 से 22 का कंपैरिजन है, जब ये लॉ लागू किया गया था. Yeah. Affect existing industries. तो सन ऑफ द सॉइल थियरी कोई बहुत अच्छी नहीं है. एंड कैन कॉज एक्सट्रीम टैलेंट क्रंच. एक्सट्रीम टैलेंट क्रंच. And then of course you can write that other states, if other states also follow the suits, if other states also follow this suit, then there will be boundaries within the country. तो boundaries within the country, और वो ह्यूमन रिसोर्स का फ्री फ्लो ब्लॉक कर देगा. That will block the free flow of human resource. तो वो है भी एक कहावत कि देखिए, छोटे मोटे फायदे के लिए बड़े नुकसान नहीं किए जाते हैं. तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का हल ये नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट का हल आप है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें. ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, या फिर इससे भी आगे चलते हुए एंटरप्रेन्योरशिप. दैट यूथ शुड नॉट बी ओनली जॉब सीकर, रादर यूथ शुड बी जॉब गिवर. तो आप उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए. ये लॉज आपको लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं देने वाले. क्लियर यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए रैप अप. ओके गुड. पॉश एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में गाइडलाइन दी थी? 1997. ओके चलिए. पॉश एक्ट कब इनेक्ट हुआ? 2013. ओके. इसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी स्टैब्लिश करेंगे. कौन सी स्टैब्लिशमेंट करेगी? जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी? 4 मेंबर, हाफ वुमेन, 1 इंडिपेंडेंट. क्लियर? क्या पावर है इस इंटरनल कंप्लेंट्स का? क्या ये पनिश कर सकते हैं ऑफेंडर को? एम्प्लॉयर को कहेंगे टेक एक्शन, और पुलिस को भी. यार टाइम बाउंड है इसमें कुछ? क्या टाइम बाउंड है? 3 मंथ. आईसीसी कुछ एक्सटेंशन दे सकता है?
मोर 3 मंथ दे सकता है। पॉश एक्ट प्रोटेक्ट्स ओनली एम्प्लॉयज एट प्लेसेस, इवन नॉन एम्प्लॉयड को भी प्रोटेक्ट करेंगे। पॉश एक्ट प्रोटेक्ट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, ओनली फीमेल। तो लड़कों, सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेवार है, बच के रखो। आगे चलें। 25 ईयर्स ऑफ कुटुम्बश्री कहां का प्रोग्राम है? केरल। ओके। ये एनजीओ मूवमेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट है। क्लियर? ओके। कैन आई से इट इज अ पॉवर्टी एलिविएशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम? ठीक है। इन्होंने कुछ वो सस्ते खाने का कुछ किया है, क्या है वो? कौन से होटल? जानकी होटल्स। कितने रुपए पे थाली देते हैं? 20। चलिए वो पूछेंगे नहीं आपसे, बट उस तरह के इनिशिएटिव्स हैं। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए। दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, सिविल सर्विसेज की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बस एक अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है। मेंबर बता दीजिए। अब बताओ वीरे आप। हाँ, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम। ठीक है, तो 2 सेक्रेटरी बस याद रखिएगा। एलजी इसका पार्ट नहीं है। आज के बाद याद रह जाएगा, बल्कि ये तो रिकमेंड करेंगे किसको? एलजी को। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में क्या होगा सर? अगर एलजी कहे कि ना, रिकंसीडर, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, जो एलजी साहब कहें वही होगा। चलिए, रिजर्वेशन लॉज इन जॉब्स इन हरियाणा, प्रॉज कॉन्स, नेगेटिव इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? क्या? हाँ, सबसे पहले यार यही लगा दो, क्योंकि हर स्टेट का रोना है इन्वेस्टमेंट। हर स्टेट को अपनी इकोनॉमी बूस्ट करनी है। लाइक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज कंसल्टेड विद डेलॉइट्स, जो कंसल्टेंसी फर्म है, कि हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, बताओ कैसे बने। हर स्टेट के लिए इस वक्त इन्वेस्टमेंट इज द रूट कॉज, उनका क्राय है वो। तो इन्वेस्टमेंट वो फेल कर सकता है। कितना फेल हुआ हरियाणा में? 30%। 9वें नंबर पे थे इन्वेस्टमेंट के मामले में, 13वें पे पहुंच गए। तो रिजल्ट भी वहां पर है। फिर वी नो दैट बाउंड्रीज एंड ऑल दैट। केरल 20, ठीक है, एग्जैक्टली राइट। ओके, एनी डाउट? दैट विल बी ऑल।